बिस्मिल्लाह। आज हमने पढ़ा है थायराइड ग्लैंड के बारे में और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। मोस्टली हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड वो ऐसा ग्लैंड है जो बटरफ्लाई शेप्ड होता है और प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द नेक लेटरल टू द लैरिंक्स। और इसका जो साइज है वो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं शुरू से। बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टंग। इसका जो वजन होता है 20 से 40 ग्राम होता है एवरेज, और प्रेजेंट होता है बिलो द एडम्स एप्पल। अगर इसकी वैसे लोकेशन चेक करें तो C5 से T1 जो वर्टिब्रा है, सर्वाइकल 5 और थ्रेसिक फर्स्ट वर्टिब्रा, यहाँ इसकी लोकेशन है, लेवल है। और उसके बाद अगर हम देखें, ये देखें, अगर लेफ्ट लोब है एक राइट लोब है, और इस दोनों लोब्स को जो मिलाता है वो है इस्थमस। इस्थमस का जो साइज है 1.25 सेंटीमीटर है। अगर एक लोब की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है, इसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ये ऐसा ग्लैंड है जो लार्जर होता है इन फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स। और जो फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का वो ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान, और फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड कम हो जाता है मीनोपॉज के दौरान। इसमें जो हार्मोन निकलते हैं T3, T4 और थायरोग्लोबुलिन। जो T3 है वो 10% होता है, इसकी जो मकदार है, और T4 90%। जो T3 है इसकी जो पोटेंसी है 4 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T4। और जो T4 है इसकी जो ड्यूरेशन है इन द ब्लड वो ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है T4 की एज कम्पेयर टू T3, तो 4 टाइम्स वो ज़्यादा है। उसके बाद जो T3 का जो एक्शन है वो इमीडिएट इफेक्ट है, और जो T4 का स्लो इफेक्ट है। उसके बाद जो हाफ लाइफ है T3 की 10 दिन है और T4 की 7 दिन है। अगर हम देखें इसकी छोटी सी, हमने देखा था कि फॉलिकल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में और पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं। जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो लाइंड बाय क्यूबाइडल सेल्स होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, ल्यूमन, जिसके अंदर थायरोग्लोबुलिन होता है, T3 होता है, T4 होता है। और पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, कैल्सिटोनिन। चलिए जी, ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये लैरिंक्स है, लैरिंक्स ये ट्रेकिया है। तो यहाँ जो पड़ा हुआ है C5 से T1 के दरमियान थायराइड ग्लैंड। अगर हम पढ़े इसकी फॉर एग्जांपल बनता कैसे T3, T4 थायराइड हार्मोन कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बनते हैं टायरोसिन, एक एंजाइम है, सॉरी माइनो एसिड है, जो क्यूबाइडल सेल जो फॉलिकल में पड़ा होता है वो थायरोग्लोबुलिन बनाता है, और थायरोग्लोबुलिन पास करती है ल्यूमन ऑफ द फॉलिकल। अब जो नंबर सेकंड स्टेप है उसमें क्या होता है, आयोडाइड आता है फ्रॉम ब्लड टू द क्यूबाइडल सेल। आयोडाइड कहाँ से आता है, फूड इनटेक से। जब हम खुराक लेते हैं तो वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं उसमें आयोडाइड होता है, और आयोडाइड क्यूबाइडल सेल्स में आता है थ्रू अ ट्रांसपोर्ट कॉल्ड सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्ट। अगर फूड में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो तो क्वेटर हो जाता है, हमें सबको पता है। अब जो दूसरा स्टेप में आयोडाइड अंदर आ गई है, ठीक है, ये देख लें। और जैसे ही ये अंदर आती है क्यूबाइडल सेल से, तो परऑक्सीसोम एक एंजाइम होता है, परऑक्सीसोम, इससे आयोडाइड फ्रॉम द सेल टू द ल्यूमन आ जाता है। उसके बाद ये थर्ड स्टेज था। जो फोर्थ स्टेज में क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन और आयोडाइड मिलते हैं, इसे कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन स्टेज। और ये फोर्थ स्टेज के बाद ये परऑक्सीसोम एंजाइम है, थायरोग्लोबुलिन के साथ अगर एक आयोडीन का मॉलिक्यूल हो, ये जो आयोडाइड है आयोडीन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जो थायरोग्लोबुलिन के साथ अगर ये आयोडीन का मॉलिक्यूल हो तो मोनो आयोडोथायरोसिन, और अगर एक थायरोग्लोबुलिन के साथ 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल हो तो डाई आयोडोटायरोसिन, और अगर थायरोग्लोबुलिन के साथ 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल हो तो ट्राई आयोडोथायरोनिन, और अगर 4 हो तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो ये देखिए, मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन, ये जो प्रोसेस है ऑर्गेनिफिकेशन है। उसके बाद कपलिंग का प्रोसेस है, फिफ्थ स्टेज है, जिसमें मोनो आयोडोटायरोसिन, डाई आयोडोटायरोसिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये T3, ये थायरोक्सिन यहाँ आ गए। अब वो जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो 6th स्टेप पे एक्ट करता है, और वाया एंडोसाइटोसिस ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाता है। फिर यहाँ से T3, T4 ब्लड के अंदर चला जाता है, और MIT और DAT, मोनो आयोडोटायरोसिन, डाई आयोडोटायरोसिन सेल के अंदर रहता है। और फिर जो लास्ट स्टेप है, विद द हेल्प ऑफ आयोडीनेज एंजाइम, ये
कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन और आयोडीन में चला जाता है, दोबारा से ये साइकिल चलता रहता है। और अगर डीआयोडीनेज की डेफिशिएंसी हो, इट मिमिक्स कि हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है, ये उसकी तरह इसके फीचर्स होते हैं। जिस तरह आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, सेम फीचर्स डीआयोडीनेज जब डेफिशिएंट होता तो भी सेम क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। अब कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल परक्लोरेट एनोइन और थियोसाइनाइड, ये इफेक्ट करते हैं सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्ट के ऊपर, इस ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टर को बंद कर देते हैं, इसके ऊपर एक्ट करते हैं। उसके बाद जो ब्लड के अंदर T3 T4 आया था, T4 कन्वर्ट हो जाता है ब्लड के अंदर T3 में विद द हेल्प ऑफ 5 आयोडीनेज एंजाइम से, और 5 आयोडीनेज एंजाइम एक्ट करते हैं बीटा ब्लॉकर, प्रोपाइलथायोजुरासिल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और इस एंजाइम को खत्म कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, और T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। उसके बाद प्रोपाइलथायोजुरासिल है और मेथिमाजोल है, ये पेरोक्सिसोम इसको एंजाइम को खराब करेंगे, और आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और अगर एक इफेक्ट था वोल्फ-चिकोफ इफेक्ट, जिसमें इंक्रीज नंबर ऑफ आयोडाइड इनहिबिट द ऑर्गेनिफिकेशन प्रोसेस, तो इनडायरेक्टली थायराइड हार्मोन बनेंगे ही नहीं, तो इसे कहते हैं इंक्रीज आयोडाइड की वजह से इनहिबिट करता है ऑर्गेनिफिकेशन को, और इनडायरेक्टली इनहिबिट करता है थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को। इस इफेक्ट को कहते हैं वोल्फ-चिकोफ इफेक्ट। और उसके बाद अगर हम पढ़ें, हाँ जी, T3 T4 इधर आ गया ब्लड में, तो एक लीवर से ग्लोबुलर प्रोटीन रिलीज होती है, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलर प्रोटीन, वो बाइंड करती है T3 के साथ। अगर हिपैटिक फेलियर हो तो इस प्रोटीन की जो मकदार है वो कम हो जाती है और फ्री T3 ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर प्रेगनेंसी हो तो इस थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलर प्रोटीन की मकदार ज़्यादा हो जाती है। और हम देखते हैं कैसे T3 T4 कैसे इनहिबिट करता है TSH को। देखिए हाइपोथैलेमस है, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं इसकी प्रोडक्शन को T3 T4, और कुछ फैक्टर्स हैं जो इनहिबिट करते हैं। जो फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को कि ज़्यादा मकदार में TSH बनाए, T3 बनाए, वो हैं डिक्रीज अगर हो बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर लेप्टिन हो, अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, ये स्टिमुलेट करते हैं। जो इनहिबिट करते हैं वो है आयोडाइड, एक्सेस आयोडाइड इनटेक, स्ट्रेस, सोमैटोस्टेटिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और डोपामिन, ये इनहिबिट करते रहते हैं हाइपोथैलेमस को। चलिए, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी रिएक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन निकलता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और T3 और T4 बनता है। फिर वही T3 जो है वो इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को बाय नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। और अगर एक्सेस हो जाए T3 की, क्रोनिक इंक्रीज TSH, ज़्यादा देर तक TSH ज़्यादा बढ़ा रहे ब्लड में, तो हाइपरट्रॉफी हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। हाइपरट्रॉफी क्या होती है? हाइपरट्रॉफी हमने जनरल टर्म पढ़ा था ना, एक होती है हाइपरट्रॉफी, एक होती है हाइपरट्रॉफी। हाइपोट्रॉफी होती है जब सेल का साइज कम हो जाए, हाइपोट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी जब सेल का साइज बढ़ जाए। और उसके बाद हाइपरप्लेजिया क्या होता है? अगर इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स हो जाए तो हाइपरप्लेजिया। और अगर एनाप्लेजिया क्या होता है? अगर एक एपिथेलियम दूसरी एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाए तो एनाप्लेजिया हो जाता है। बैरेट्स एसोफेगस की एग्जांपल है। तो ये है कि इंक्रीज लेवल ऑफ क्रोनिक इंक्रीज TSH विल लीड टू द हाइपरट्रॉफी विद थायराइड ग्लैंड। चलिए, अब हम पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या है T3 के। फंक्शन है, इसका निमोनिक था 6 B's, 6 B आपने याद रखें। सबसे पहले ब्रेन मैचुरेशन, ब्रेन को मैच्योर करने वाला था इन द पेरिनेटल लाइफ। उसके बाद है बोन ग्रोथ, बोन की ग्रोथ में बहुत इसका रोल है। उसके बाद इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है क्योंकि ये सोडियम पोटाशियम पंप को इंक्रीज करता है। हर टाइम आपको पता है सोडियम पोटाशियम पंप काम कर रहे होते हैं और ATP कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो ये सोडियम पोटाशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ाता है। इसके नतीजे में ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। इंक्रीज होता है मेटाबॉलिक रेट सारी बॉडी में एक्सेप्ट इन द ब्रेन, गोनेड्स एंड स्प्लीन, ये एक्सेप्शन याद रखनी है। उसके बाद ये इंक्रीज कर देता है बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को। आपको पता है कि ये जो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स ये हार्ट में पड़े होते हैं, और चूंकि ये बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को आपको रेगुलेट करता है, तो इंक्रीज लेवल ऑफ हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, और जिसके नतीजे में हम कहते हैं कि हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर होता है। उसके बाद है ब्रेक डाउन करता है लिपिड को, लिपोलिसिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बीज है ब्लड शुगर, इन ब्लड में ग्लूकोज की मकदार को बढ़ा देता है। तो ये कुछ इसके इफेक्ट थे, फंक्शंस थे थायराइड T3 के। अब पढ़ते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या डिफरेंस है? हाइपरथायराइडिज्म हमें पता है जब T3 का लेवल बढ़ जाए और हाइपोथायराइडिज्म T3 का लेवल कम हो जाए, वाइस वर्सा विद TSH।
मतलब हाइपरथायराइडिज्म में T3 लेवल बढ़ेगा और TSH लेवल कम होगा। हाइपोथायराइडिज्म में T3 कम होगा और TSH का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट ड्यू टू इंक्रीज सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, वेट लॉस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस ड्यू टू प्रोटीन कैटाबॉलिक इफेक्ट। उसके बाद इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, हीट इंटॉलरेंस हो जाती है हाइपरथायराइड पेशेंट में। इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, हम पढ़ चुके हैं, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर बढ़ते हैं तो इंक्रीज डिस्निया क्योंकि इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट होता है। एक्सोप्थैलेमस आंखें बाहर की तरफ आ जाती है। और हमने पढ़ा था एनोप्थैलेमस, अगर आपको याद हो तो वो हमने पढ़ा था एनोप्थैलेमस फीचर ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम, जिसमें हमने पढ़ा था एनहाइड्रोसिस, टोसिस और एनोप्थैलेमस, और उसमें मियोसिस था। एक्सोप्थैलेमस आंखें बाहर की तरफ आ जाती हैं। उसके बाद अगर हाइपोथायराइडिज्म में पढ़े तो इसमें इसके बिल्कुल अपोजिट है। अगर इधर इंक्रीज बीएमआर है तो इसमें बीएमआर कम हो जाती है। अगर इसमें वेट लॉस है तो इसमें वेट गेन है। अगर इसमें हाइपरवेंटिलेशन है, इसमें हाइपोवेंटिलेशन है। और इसमें लिथार्जी है, टोसिस है, इसमें हीट टॉलरेंस है, हीट इनटॉलरेंस है, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता पेशेंट, तो यहाँ कोल्ड इंटॉलरेंस है, सर्दी नहीं बर्दाश्त होती। उसके बाद इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, मेंटल स्लोनेस और कॉन्स्टिपेशन, ये हाइपोथायराइडिज्म के फीचर। उसके बाद है गोइटर। हमें पता है जब थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ता है इसे कहते हैं गोइटर, और साइज के बढ़ने से अगर ब्लड में T3 का लेवल बढ़ जाए इसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म या टॉक्सिक गोइटर कहते हैं। और अगर साइज बढ़े लेकिन T3 का लेवल कम हो जाए इसे कहते हैं हाइपोथायराइडाइटिस, नॉन टॉक्सिक गोइटर। तो देखें गोइटर हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकता है, हाइपर में भी हो सकता है और यूथायराइडिज्म में हो सकता है साइज उसका बड़ा हो गोइटर में थायराइड ग्लैंड का, लेकिन T3 T4 का लेवल नॉर्मल हो, उसे कहते हैं यूथायराइडिज्म। उसमें कुछ डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं ग्रेव्स डिजीज, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट द TSH रिसेप्टर्स, जिसके नतीजे में T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है, ग्रेव्स डिजीज। उसके बाद थायराइड नियोप्लाज्म हो, ट्यूमर हो जो थायराइड ग्लैंड का, तो भी T3 T4 का लेवल बढ़ जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, मिक्स्ड एडीमा, फॉर एग्जांपल अगर अडल्टहुड में T3 T4 का लेवल कम हो तो मिक्स्ड एडीमा, अगर बचपन में चाइल्डहुड में T3 T4 थायराइड जो है काम कम कर रहे हो तो क्रिएटिनिज्म होता है। उसके बाद थायराइडाइटिस में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस और हाशिमोटो थायराइडाइटिस। उसके बाद आयोडीन डेफिशिएंसी, इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थायराइड हो जाए, अगर रिमूव कर दें हम सर्जिकल पे थायराइड को तो ज़ाहिर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। और उसके बाद TSH के लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज़ाहिर T3 हाइपोथायराइडिज्म में T3 का लेवल बढ़ जाता है तो वाया दिस नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन TSH का लेवल कम हो जाएगा हाइपरथायराइडिज्म में। T3 और उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म में TSH का लेवल ज़्यादा होता है। काम किस केस में होता है, अगर प्राइमरी डिफेक्ट हो हाइपोथैलेमस में या फिर इंटीरियर पिट्यूटरी में, अदरवाइज हाइपोथायराइडिज्म में TSH का लेवल बढ़ता है। उसको ट्रीटमेंट क्या है हाइपरथायराइडिज्म में, प्रोपाइल थायोजुरासिल, देखिए प्रोपाइल थायोजुरासिल हमने पढ़ा, ये इनहिबिट कर देता है प्रोक्सिसोम को, तो ये होगा नहीं। उसके बाद थायराइड एक्टमी, थायराइड को ही सर्जरी कर दें। उसके बाद आयोडीन 131 ये डिस्ट्रॉय कर देता है थायराइड को। उसके बाद बीटा ब्लॉकर अगर दें तो वो एडजंक्ट थेरापी, फॉर एग्जांपल एक एडिशनल थेरापी होती है एडजंक्ट थेरापी, जो कि एडिशनल थेरापी है और वो इंक्रीज कर देता है इफेक्टिवनेस ऑफ जो दूसरी थेरापी चल रही होती है। तो बीटा ब्लॉकर एज एडजंक्ट थेरापी के तौर पे हम दे सकते हैं टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस। हाइपोथायराइडिज्म में हम थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट ड्रग्स देंगे, थायरॉक्सिन। उसके बाद अगर हम पढ़ें चलें जी थायराइड के बाद पैराथायराइड भी पढ़ लेते हैं। पैराथायराइड में क्या है, पैराथायराइड 4 ग्लैंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। उनका साइज होता है 2 मिलीमीटर थिक होते हैं, 3 मिलीमीटर विड्थ वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं, और 6 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, लेंथ में होते हैं। उसमें दो टाइप्स के सेल्स होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड में, चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स 50-50% होते हैं। चीफ सेल्स जो है वो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन जो ऑक्सीफिल सेल्स हैं इनकी मकदार बढ़ जाती है इन प्यूबर्टी, लेकिन ऑक्सीफिल सेल भी डिग्रेड होकर दोबारा से चीफ सेल्स में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डार्क ब्राउन इन कलर होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, और उनमें पैराथायराइड ग्लैंड देखिए PTH पैराथायराइड ग्लैंड जो है, सॉरी पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं। इसे हम फास्फेट थ्रशिंग हार्मोन भी कह सकते हैं कि ये फास्फेट ब्लड में फास्फेट की मकदार कम करता है, फास्फेट को एक्सक्रीट करता है बॉडी से, फास्फेट थ्रशिंग हार्मोन भी कह सकते हैं। और दूसरा कि कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, नॉर्मलाइज करता है एट द लेवल ऑफ 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसिलिटर की नॉर्मल वैल्यू है, और यहाँ तक लेके आता है कैल्शियम के लेवल को पैराथायराइड हार्मोन।
कैसे ये तीन चीज़ों पे एक्ट करते हैं ना, तीन जगहों पे, इंटेस्टाइन पे, बोन्स पे और किडनी पे। इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा तो क्या होगा कि जितना भी इंटेस्टाइनल में हम होगा ल्यूमिनल में कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब करेगा। बोन किसी कैसे करेगा, बोन में रिजॉर्प्शन, कैल्शियम फास्फेट आपको पता है कि स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज फॉर्म में पड़े होते हैं बोन में, तो वहाँ से कैल्शियम लेगा। किडनी में रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम लेगा। तो इन केस सबसे बोन से, इंटेस्टाइन से और किडनी से कैल्शियम लेकर ब्लड में डाल देगा। इसके बिल्कुल अपोजिट होता है कैल्सिटोनिन जो पैराफोलिकुलर सेल से होता है, बिल्कुल एंटागोनिस्ट है पैराथायराइड हार्मोन कैल्सिटोनिन। लेकिन एक जगह पे ये दोनों इत्तेफाक करते हैं, वो है फास्फेट थ्रशिंग। ये भी फास्फेट को निकालते हैं बाहर और कैल्सिटोनिन भी फास्फेट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अदरवाइज कैल्शियम के ऊपर इन दोनों का बिल्कुल एक दूसरे के स्टांस बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, अगर हाइपोपैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाए तो हाइपोपैराथायराइडिज्म इंड्यूस्ड हाइपोकैल्सिमिक टेटनी होती है, जिसमें क्या होता है सबसे पहले लरेंजियल स्ट्राइडर, लरेंजियल स्पाज्म हो जाता है, जो लैरिंक्स के मसल है उसमें स्पास्टिसिटी स्पाज्म आ जाता है। तो रोने के दौरान, बातें करने के दौरान, उनकी सांस लेने के दौरान भी आवाज़ें पैदा होती हैं। स्ट्राइडर्स, लरेंजियल स्ट्राइडर ड्यू टू लरेंजियल स्पाज्म, जो लैरिंक्स के मसल है वो स्पास्टिक हो जाते हैं। उसके बाद हाइपर रिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्स बढ़ जाते हैं, कन्वर्जन हो जाते हैं। और कार्पोपेडल स्पाज्म, जो हैंड के मसल्स हैं उनमें स्पाज्म आ जाता है। फॉर एग्जांपल कैसे होता है कि इसमें चार चीज़ें हमने पढ़ी थी, फ्लेक्शन एट द रिस्ट जॉइंट, फ्लेक्शन एट द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट इंटरफ्लेंजियल जॉइंट एंड एडक्शन ऑफ द थंब। तो इस तरह की जो हालत हो जाती है किसमें, कार्पोपेडल स्पाज्म में, फ्लेक्शन एट द रिस्ट, flexion at the metacarpophalangeal joint, extension at interphalangeal joint and adduction of the thumb। तो ये होता है बिल्कुल साइन कार्पोपेडल स्पाज्म इन हाइपोपैराथायराइडिज्म इंड्यूस्ड हाइपोकैल्सीमिया टेटनी। उसके बाद हाँ जी, अगर हाइपोकैल्सीमिया नॉर्मली कम हो तो तीन तरह के हमने साइन पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था ट्राउजी साइन। इसमें क्या होता है कि अगर कैल्शियम की मकदार कम हो तो अगर 3 मिनट तक वो जो इन्फ्लेटर ब्लड प्रेशर के थ्रू हम यूज़ करते हैं वो 3 मिनट तक लगाए रखें और उसका जो प्रेशर है वो 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ज़्यादा हो ह्यूमन बीइंग के सिस्टोलिक प्रेशर से, तो अगर 3 मिनट तक वो लगाते रहें तो ज़ाहिर ब्लड सप्लाई रुक जाएगी हार्ट को, वो हैंड के जो मसल हैं वो स्पाज्म हो जाएंगे, इसे कहते हैं ट्राउजी साइन। उसके बाद चॉपस्टिक साइन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम इंटीरियर ऑफ द ईयर हम थोड़ा सा टैप करें ना तो फेशियल नर्व इरिटेट होती है और जो फेशियल मसल है वो ट्विच करते हैं, टैप करने से थोड़ी सी ट्विचिंग ऑफ द मसल होती है, इसे कहते हैं चॉपस्टिक साइन। उसके बाद अर्ब साइन में, अर्ब वेस्टरफॉल साइन, इसमें क्या होता है कि जो एक्साइटेबिलिटी होती है स्केलेटल मसल की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इवन माइल्ड स्टिमुलस। चलें जी, उसके बाद अगर हम पढ़ें तो हम पढ़ते हैं जी इसके बारे में एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। हमने बोला था लास्ट क्लास में कि 3 लेयर्स होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, और ये स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करते हैं, एड्रिनल एल्डोस्टेरॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जोना ग्लोमेरुलोसा कॉर्टिकॉइड रिलीज करते हैं जिसमें एल्डोस्टेरॉन है, जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करते हैं जिसमें कॉर्टिसोन है, और जोना रेटिकुलरिस एंड्रोजन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्राड्यूल्स। तो हम देखते हैं कैसे प्रोडक्शन होती है इन हार्मोन्स की। सबसे पहले हमें पता है स्टीरॉयड हार्मोन, और स्टीरॉयड हार्मोन कहाँ से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। तो स्टार्ट करते हैं वेरी बिगिनिंग फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज कन्वर्ट हो जाता है प्रेग्निनोलोन में, और इस मैकेनिज्म को या इस पार्ट को 2 चीज़ें एक्ट कर रही हैं। एक जो ACTH है वो स्टिमुलेट करता है इस पाथवे को, और कीटोकोनाजोल जो कि एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो इनहिबिट करता है इस पार्ट को। चलिए, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिस्मोलेज इनटू प्रेग्निनोलोन। अब पहले ये पार्ट पढ़ते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा जो आउटर पार्ट है उसमें क्या हो रहा है। प्रेग्निनोलोन कन्वर्ट हो जाता है प्रोजेस्टेरोन में विद द हेल्प ऑफ 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम से। फिर प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट होता है 11 हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन में विद द हेल्प ऑफ 21 बीटा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। उसके बाद ये जो 11 हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉन में विद द हेल्प ऑफ 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, और कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डोस्टेरॉन में विद द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरॉन सिंथेज। और उसके बाद जो प्रेग्निनोलोन है ये कन्वर्ट हो जाता है, सेकंड लेयर में आ जाता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोग्रेनिनोन में विद द हेल्प ऑफ 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, और ये फिर 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन कन्वर्ट हो जाता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में विद द हेल्प ऑफ 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डीहाइड्रोजिनेज। उसके बाद 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। चलिए, ये जो सारा मैकेनिज्म ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है, आप अगर इस फोकस करेंगे
वो इसको आराम से देख सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ बताने वाली है मुझे है कि जो कीटोकोनाजोल है ये इनहिबिट करता है इसमें कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्नेनोन में कन्वर्ट होने में इनहिबिट करता है, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करता है और 17-20 लाइएज एंजाइम को इनहिबिट करता है। उसके बाद है मिटाइरापोन, ये इनहिबिट करता है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज को यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा फिनास्टीराइड जो इनहिबिट करता है 5 अल्फा रिडक्टेज को इन द टेस्टिस, जो टेस्टोस्टेरोन से डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बने थे। उसके बाद है जी एनास्ट्राजोल और लिट्राजोल जो इनहिबिट करते हैं अरोमाटेज एंजाइम को इन द फीमेल ग्रैनुलोसा सेल, और इसी पार्ट को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को 17 बीटा एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ हार्मोन जो बनती हैं इन द रिस्पेक्टिव लेयर्स। अगर हम कॉर्टिसोल का फंक्शन के बारे में पढ़ें, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ टू स्ट्रेस, तो इसमें मैंने पढ़ा था बिग फी, मतलब ये पहली 4 चीज़ें इंक्रीज होंगी और लास्ट 3 चीज़ें डिक्रीज होंगी। इंक्रीज एपिटाइट, बिग फी, इंक्रीज एपिटाइट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमें पता है आपको रेगुलेट करता है कॉर्टिसोल किसको, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को। अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स अगर होंगे एक्टिवेट तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो कॉर्टिसोल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और T3 हार्ट रेट बढ़ाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आप रेगुलेट करता है और T3 बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेट करता है। अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की स्टिमुलेशन वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की आपको रेगुलेशन से हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा और हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर होगा। उसके बाद इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीज ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीज और डिक्रीज होगी फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी, डिक्रीज होगा इम्यून या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, डिक्रीज होगा बोन फॉर्मेशन, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ें, ये फंक्शन है कुछ कॉर्टिसोल के। ग्लूकोनियोजेनेसिस किसके थ्रू होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी, इंसुलिन जो है वो रिसेप्टर इनसेंसिटिव होंगे। उसके बाद प्रोटीन पे कैटालिटिक एक्टिविटी होती है उससे भी, और उसके बाद एल से लिपोलाइसिस होती है कॉर्टिसोल की वजह से। तो इन तीनों फैक्टर से ग्लूकोज की मकदार जो है वो बढ़ जाती है बॉडी में। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी एल्डोस्टेरॉन में कुछ फंक्शन पढ़ते हैं। एल्डोस्टेरॉन काम भी करता है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है, पोटाशियम और हाइड्रोजन को सिक्रीट करता है। इसमें एक मैकेनिज्म हमने पढ़ना है रास का, रेनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये कैसे शुरू होता है हमने पढ़ा, सबसे पहले ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होने से रीनल परफ्यूजन कम होती है, और जो मेकुला डेंसा है वो ड्यू टू डिक्रीज रीनल डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, डिक्रीज लेवल ऑफ सोडियम को सेंस करते हैं, क्योंकि जो मेकुला डेंसा है वो सोडियम सेंसिटिव सेल्स हैं। जैसे सोडियम कम मकदार में उनको सेंस होती है तो वो रेनन रिलीज कर देते हैं। अब जो रेनन है जो मेकुला डेंसा से सिक्रीट हुई थी वो चल जाता है लीवर के पास। लीवर में एंजाइम होता है एंजियोटेंसिनोजिन जो रेनन कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिनोजिन 1 चली जाती है हमारे लंग्स के पास, वहाँ एंजाइम होता है ACE एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है इसके मुख्तलिफ फंक्शन है। सबसे पहले ये है कि ये इस पार्ट एक्ट करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है कन्वर्ट होता है एल्डोस्टेरॉन में विद द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरॉन सिंथेज। इसी एक्ट पे एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करती है और इंक्रीज कर देती है एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को, और इसके बाद ये थर्स्ट को इंक्रीज कर देता है, थर्स्ट सेंटर पे एक्ट करके वैसोप्रेसन के तौर पे काम करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है। मतलब इन शॉर्ट ब्लड वॉल्यूम जो कम हुआ था उसने ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो थर्स्ट के थ्रू, एल्डोस्टेरॉन के थ्रू, सोडियम रीअब्सॉर्ब करवा के, तो ये रास का मैकेनिज्म था। देखिए डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, मैकुला डेंसा सेल्स इन द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो कि सोडियम के लिए सेंसिटिव होते हैं, वहाँ से क्या रिलीज होता है रेनन जो लिवर में जाते हैं, एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 1 जाता है लंग्स में जहाँ एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। उसके जो काम है एल्डोस्टेरॉन की मकदार को बढ़ाना, थर्स्ट को करना और वैसोप्रेसिव एक्टिविटीज। जी हाँ, आप देखिए जी हमें कैसे एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले हायर सेंटर से जाता है सिग्नल हाइपोथैलेमस के ऊपर, जो न्यूक्लियस है इसके लिए पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, वहाँ से कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, वो एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। इंटीरियर पिट्यूटरी प्रो ओपियोमिलानोकॉर्टिक एक हार्मोन है उस पर एक्ट करता है,
वो मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंक्रीज एपिटाइट, बीटा एंडोर्फिन्स और ACTH। फिर ACTH जो एड्रेनल कॉर्टेक्स एक्ट करती है और कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देती है। फिर कॉर्टिसोल वाया नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन इनहिबिट कर देता है हाइपोथैलेमस को, इंटीरियर पिट्यूटरी को। तो ये इसका थोड़ा फ्लो चार्ट है। अगर हम एडिशन डिजीज़ के बारे में पढ़ें, लास्ट में हम क्लिनिकल कुछ डिजीज पढ़ते हैं। एडिशन डिजीज़ क्या है? एड्रेनल कॉर्टिकल इनसफिशिएंसी, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है एड्रेनल कॉर्टेक्स की। इसमें होता क्या है, चूँकि एड्रेनल कॉर्टेक्स इनसफिशिएंट हो गया तो मिनरल कॉर्टिकॉइड भी गए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी गए, एंड्रोजन भी गए, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन, वीकनेस, हाइपरकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरपिगमेंटेशन, प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर द फीमेल कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्यों हो जाते हैं? डिक्रीज प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर इन फीमेल, क्योंकि एंड्रोजन का काम क्या है? इंक्रीज हेयर्स इन एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स इन द फीमेल्स। विरिलाइजेशन से कहते हैं। विरिलाइजेशन तो ज़्यादा चल जाता है ना एक्सेस में। उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन क्यों हो जाता है? देखिए MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज होते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों है? क्योंकि हमें पता है ये सारे जो इफेक्ट हैं ये इन लेयर्स की इनसफिशिएंसी की वजह से होते हैं। और इसमें ACTH का लेवल बढ़ जाता है। और ट्रीटमेंट के लिए रिप्लेसमेंट थेरापी है जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं और मिनरलोकॉर्टिकॉइड देते हैं। और उसके बाद जो दूसरी डिसऑर्डर है वो है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? प्राइमरी एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। उसमें क्या होता है? हमने निमोनिक पढ़ा था कुशिंगॉइड, जिसमें से कुशिंग सेंट्रल ओबेसिटी थी, ट्रंकल ओबेसिटी या एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है। उसके बाद स्ट्राया होते हैं जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, बफालो हम्प होता है, सर्वाइकल फैट पैड होते हैं। उसके बाद आइट्रोजेनिक, नॉन आइट्रोजेनिक, ग्रोथ रिटार्डेशन, ये सारे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसमें ACTH का लेवल कम होता है, ये याद रखना है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी कुशिंग सिंड्रोम की? इसकी ट्रीटमेंट है कीटोकोनाजोल एंड मीटायरापोन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कीटोकोनाजोल एंड मीटायरापोन, ठीक है। चूँकि हाइपरप्लेजिया हो चुका है ना, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ चुके हैं, तो उसको कम करने के लिए 2 ड्रग्स देनी होती हैं। अब डिफरेंस क्या है कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज में? कुशिंग सिंड्रोम जो है अगर एड्रिनल हाइपरप्लेजिया या फिर ऑर्गन में, पेरिफेरल ऑर्गन में डैमेज हो तो कुशिंग सिंड्रोम। अगर तो हार्ट सेंटर में प्रॉब्लम हो तो कुशिंग डिजीज। तो उसकी सर्जरी क्या है? रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, अगर हार्ट सेंटर का ट्यूमर हो तो। उसके बाद कौन सिंड्रोम क्या है? एड्रिनल एल्डोस्टेरॉन सिक्रीटिंग ट्यूमर होता है कौन सिंड्रोम। उसमें ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा, उसके बाद रीनिन कम होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। ट्रीटमेंट क्या है? स्पाइरोलेक्टोन, जो कि एल्डोस्टेरॉन का बिल्कुल इनहिबिट करता है एल्डोस्टेरॉन को, और सर्जिकली रिमूव करते हैं जो ट्यूमर है एल्डोस्टेरॉन का। उसके बाद अगर हम देखें 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो, 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी, ये अगर ये डेफिशिएंट हो जाए और ये डेफिशिएंट हो जाए तो जो कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलोन बना था ये यहाँ से एंड्रोजन बना देगा। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की मकदार कम हो जाएगी और एंड्रोजन की मकदार बढ़ जाएगी। तो इसके नतीजे में अगर एंड्रोजन बढ़ेंगे तो इंक्रीज फीमेल विरिलाइजेशन, और जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो होंगे। ट्रीटमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट थेरापी। उसके बाद अगर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो, ये है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, अगर ये डैमेज हो जाए या ये डैमेज हो जाए तो ज़ाहिर है ये वाला रास्ता भी गया और ये वाला भी गया, तो सिर्फ एल्डोस्टेरॉन बढ़ेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन कम हो जाएंगे। तो उसके रिस्पेक्टिव क्लिनिकल फीचर होंगे। एल्डोस्टेरॉन बढ़ेंगे तो वही क्या होगा कि एंड्रोजन कम होने से लैक ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स इन द फीमेल्स, और क्लिनिकल फीचर वही होंगे जो इनकी कमी की वजह से होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट थेरापी, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन देते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने पढ़ा डेक्सामेथासोन डिप्रेशन टेस्ट। इसमें हम एक्सोजेनसली डेक्सामेथासोन देते हैं, जिसके नतीजे में हमारा जो ACTH है वो कम हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। लेकिन अगर ACTH का ट्यूमर हो, ACTH सिक्रीटिंग ट्यूमर, तो फिर डेक्सामेथासोन डिप्रेशन टेस्ट से इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये था आज का हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड